हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 कहना चाह रहा है कि एफ इज एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, यानी इसका मतलब ये निकलता है मेरा जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब निकलता है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो जो है एग्जिस्ट और फाइनाइट है, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताई थी। ओके, तो मेरा कैसा फंक्शन दे रखा है, एफ मेरा कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, और वेक्टर फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है और वेक्टर भी है, ऑफ एनी स्केलर वेरिएबल टी के अंदर है। अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए है, तो मेरे को पहला रिजल्ट देना है डी ए ओवर डी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डी ए ओवर डी टी। ओके, और दूसरा रिजल्ट देना है a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू a इंटू डी ए ओवर डी टी। यार आप भी समझते हो कि इसका डिफरेंशिएशन है और इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन वेक्टर कैलकुलस है, आपको इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। प्रॉब्लम ये है। और रही बात, कई बार एग्जाम के अंदर थ्योरम आई हुई है, तो भाई मैं तो टीचर हूँ, मेरा तो बताने का फ़र्ज़ बनता है। ओके, अब यहीं से चलो बेटा, किसकी वैल्यू उठाओ। v है वो ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए लिख दिया ना मैंने। a इंटू ए को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए इंटू कोस ज़ीरो। क्यों, कोस ज़ीरो कितना होता है, बराबर 1 होता है। क्लियर होता है ना। ओके, कोस ज़ीरो, और इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, डी ओवर डी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 2a डी ए ओवर डी टी आ चुका। पहला रिजल्ट तो क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 2 मेरे को चाहिए, यहीं से चलो आप जहाँ से चले थे, डी ओवर डी टी ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए लिख सकता हूँ। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ तक के क्लियर, बताने की जरूरत नहीं है। जो क्वांटिटी ये है वही क्वांटिटी ये है, दोनों को जोड़ लिया, 2a डी ए ओवर डी टी। नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात। ये रिजल्ट इसके बराबर आ चुका। ओके, सो दैट डी ओवर डी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डी ए ओवर डी टी। ओके, नाउ एक रिजल्ट मेरे पास ये निकला हुआ है, एक इससे पहले मैंने रिजल्ट ये निकाल दिया था। अगर मैं दोनों को बराबर रखता हूँ तो ध्यान से देखना बेटा, इधर ये जो रिजल्ट था ये डी ओवर डी टी ए स्क्वायर के बराबर था। दोनों को बराबर रखो आप, कितना होगा, 2a डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2a डी ए ओवर डी टी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू ए इंटू डी ए ओवर डी टी। बच्चों वाली बात थी, 2 मिनट में एक्सप्लेन हो चुका, इसमें कुछ है ही नहीं। क्लियर। कोई अगर आपका डाउट है, प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, थ्योरम है यार, अब क्या करें। आगे की तरफ चलते हैं। ये है मज़ेदार चीज़, इसमें आएगा आपको मज़ा। कहना चाह रहा है कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर हैव टू कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कि अगर किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो a इंटू डी ए ओवर डी टी 0 के बराबर है, और अगर a इंटू डी ए ओवर डी टी 0 के बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का ये मतलब निकलता है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक चीज़ मानते हुए चलता हूँ, दूसरी प्रूफ करता हूँ, फिर दूसरी मानते हुए चलता हूँ, पहली प्रूफ करता हूँ। मैं यहाँ मानते हुए चलूँगा, हो सकता है पहले ये मानते हुए चलूँ कि पहले वाली क्वांटिटी के उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, मेरे को सिद्ध करना है a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। और अगर हो सकता है ये भी मान लूँ पहले कि a इंटू डी ए ओवर डी टी अगर 0 है तो मेरे को सिद्ध करना होगा फिर कि उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। देखता हूँ क्या किया है। पहले मैं सुपोज करते हुए चल रहा हूँ कि सुपोज दैट वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, यानी जो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ओके, मैंने वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ मैंने कांस्टेंट मान ली, तब मेरे को प्रूफ करना है कि डी ए इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक बात बताओ बच्चों, मेरे को समझने की कोशिश करना। वैसे जब पेन पर अलग से कॉपी पर लिखने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, सी। ओके, एक बात बताओ, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूँगा तो इधर होगा बेटा ए स्क्वायर, इधर कितना होगा, सी स्क्वायर। भाई जब सी कांस्टेंट है तो सी गुणा सी कुछ और होगा क्या,
सी गुणा सी भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। आप 2 का 2 के साथ गुणा करके देखो ना यार, आप करो ना 2 गुणा 2 बराबर 4 है, 4 है भी तो कांस्टेंट ही। क्लियर। तो जाहिर सी बात है जब मोड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना निकल करके आएगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सी स्क्वायर। ये सी कांस्टेंट है, इस सी को लिख सकता हूँ सी इंटू सी, यानी कांस्टेंट गुना कांस्टेंट इज इक्वल टू रहा तो कांस्टेंट ही ना। मैंने फिर सी लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है यार। आप बी लिख लो डजेंट मैटर, आप ए लिख लो डजेंट मैटर, आपको बताना होगा कि कांस्टेंट है, उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। लेकिन राइटर यहाँ कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि बच्चे जो है ना, जब किताब के अंदर लिखा हुआ देखते हैं कि सर मोड ऑफ ए इज इक्वल टू सी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी कैसे आएगा, सोच करके देखो ऐसे निकलते हैं। ओके, सी गुणा सी निकला है, सी गुणा सी कॉन्स्टेंट गुणा कॉन्स्टेंट, कुछ भी वैल्यू निकल करके आई वो कॉन्स्टेंट ही होगा, सी ही होगा। ओके, लेकिन अलग दूसरा कॉन्स्टेंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कॉन्स्टेंट ले लो, बी ले लो, ए ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये लो, मैं बी ले लूँगा, अगर आपको डाउट है चेंज कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को डी ए ओवर डी टी चाहिए। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया मैंने ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। ए स्क्वायर इधर मैंने क्या मान लिया, अब इसको बी, ठीक है ना। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, आपको भी पता है इस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए इंटू ए, डी ओवर डी टी। इस ये तो बी तो कांस्टेंट है मेरा, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ये तो 0 हो चुका। अब इसमें एक पहला फंक्शन माना, एक दूसरा फंक्शन माना। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर। जो क्वांटिटी ये है वही क्वांटिटी ये है, ठीक। कितना निकल गया, 2a डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से सुनो बेटा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, यहाँ बताऊँगा मैं आपको। 2a डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2/0 बराबर कितना हो जाएगा, 0, जबकि 2 नॉट इज इक्वल टू 0 है। ओके, सीधा निकल करके आएगा a इंटू डी ए ओवर डी टी क्या हो जाएगा, 0, जबकि a नॉट इज इक्वल टू 0। क्या मानते हुए चला था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कहाँ पहुँच गया मैं, a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 आएगा ना रिजल्ट। ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट मानते हुए चला था, पहुँचना था मेरे को a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 पे, पहुँच गया ना भाई, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब मैं ये मानते हुए चलूँगा a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड लेकर के चलूँगा, मैं सिद्ध करूँगा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ओके, अक्सर छोटी मोटी गलती होता है मेरे से बोलने में। अब मैं क्या मानते हुए चलूँगा कि a इंटू डी ए ओवर डी टी 0 है, a इंटू डी ए ओवर डी टी 0 है, और अब मेरे को दिखाना है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कांस्टेंट है। चलो भाई समझने की कोशिश करना, a इंटू डी ए ओवर डी टी अगर 0 है, मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो a ऑफ t दे रखा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट बात, a इंटू डी ए ओवर डी टी मेरे पास क्या है, a इंटू डी ए ओवर डी टी इक्वल टू कितना है, 0 है ना, दोनों तरफ 0 जोड़ो आप, इसको लिख सकता हूँ 0 प्लस a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस 0 हो सकता है। इस 0 की ये वैल्यू डाल दो, कितनी निकल गई, इस 0 की वैल्यू डालो यहाँ, a इंटू डी ए ओवर डी टी, 0 की वैल्यू डाल दी, प्लस a इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होएगा, 0 होएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2a डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 होएगा ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या ये नहीं लिख सकता, अगर d ओवर डी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता क्या। देखो आप इसका डिफरेंशिएशन करो, ये निकल करके आएगा। अब यहाँ से देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है, d ओवर डी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन किया इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी, डी टी से डी टी खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया, 0 प्लस के सी नहीं होएगा क्या, क्लियर है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया, सी मोड ऑफ ए। जब मैं इसकी मोड वैल्यू निकालूंगा वो कांस्टेंट नहीं होगी क्या, सोच करके देखो आप। जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, ए कोई भी वेक्टर है, समझने की कोशिश करो आप, ए कोई भी वेक्टर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो मोड ऑफ ए इज इक्वल टू सी होता ही होता है। वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहोगे तो काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ दे दूंगा मैं इसका। देखो आप, क्लियर।
यहाँ से मैंने इसको क्या लिखा बेटा, देखो मैंने इधर 0 प्लस 0 किया, इस 0 की वैल्यू डाली a इंटू डी ए ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी। कॉपी के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आपको डाउट ना लगे। ओके क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, 2a डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2a डी ए ओवर डी टू डी टी को, इसको मैं ये नहीं लिख सकता बेटा d ओवर डी टी ए स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हो, मैंने अभी कॉपी में लिखा था d ओवर डी टी ए स्क्वायर, बात तो एक ही है, बराबर 0 के। ओके जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, मैंने इंटीग्रेट किया, मैंने लिखा भी है इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, डी टी से डी खत्म, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, ए डॉट है ये 0 आ चुका, ए डॉट इधर ये तो सारा 0 है, इधर कितना निकला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस के सी, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी निकल गया। तो मोड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, सी। निकाल करके देखो दोनों तरफ का मोड, आप तो जानते ही हो इतना। आर अगर मान लिया मेरे पास आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के कोई क्वांटिटी होती है आर, तो मोड ऑफ आर कितना होता है रे, मोड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं होता क्या। अगर नहीं पढ़ा तो आगे बढ़ लोगे आप, वेक्टर कैलकुलस में पूरी डिटेल में है चीज़ें, ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है। मोड ऑफ ए इज इक्वल टू सी, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू सी का मतलब कि मोड ऑफ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डाउट नहीं। आगे की तरफ चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखना बेटा, अगर इफ़ ए इज डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, यानी ए कोई डिफरेंशिएबल भी है और वेक्टर फंक्शन है, ओके, ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी, यानी एक ए जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि वेक्टर फंक्शन है, आई जे के की फॉर्म में है, जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी अगर उसके डेरिवेटिव निकालता हूँ उसकी वैल्यू यूनिक आती है और फाइनाइट आती है, तब आपको सिद्ध करना है डी ओवर डी टी ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू लाना है ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करके ये लाना है। ओके चलो भाई, ये वाला उठा लिया, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये मेरा सेकंड फंक्शन हुआ। चलो करके दिखाता हूँ भाई, देखो क्या होगा। मेरे को निकालना है कितना, डी ओवर डी टी निकालना है, किसका, ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी का। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर, निशान बीच का जो का तो रहना चाहिए, प्लस सेकंड एज इट इज डी ए ओवर डी टी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी ए ओवर डी टी, यही तो होगा ना। क्लियर, आप इस चीज़ को जानते नहीं क्या, ए क्रॉस ए बराबर वेक्टर क्वांटिटी में 0 होता है, आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना निकल करके आएगा, ए क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर, यही नहीं निकलेगा क्या। देखो आप, ए क्रॉस ए मैं कह भी रहा हूँ, जो क्वांटिटी ये है वो ये है, तो 0 हो जाएगा, ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी।